इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही छोटी बीमारी, बहुत ही सामान्य बीमारी, लेकिन मस्तिष्क पर, मन पर बहुत ही नकारात्मक असर डालने वाली बीमारी के बारे में बात करेंगे। तो इस बीमारी का नाम है फॉरडाइस स्पॉट्स। तो यह एक ऐसी परेशानी है जिसमें व्यक्ति के होंठ पर बहुत ही छोटे छोटे महीन दाने, उनका साइज 1 mm, 2 mm, 3 mm यही साइज होता है और ये वाइटिश कलर के या पीले कलर के होते हैं। कभी कभी इनकी साइज 0.5 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो ये जो दाने होते हैं ये छोटे छोटे दाने होते हैं और अधिकांश मरीजों में मल्टीपल की संख्या में होते हैं, मतलब 10, 20, 50, कभी कभी 100, 200 की संख्या में भी देखने को मिल जाता है। ये दाने बिल्कुल एक जैसे दाने होते हैं, मोनोमॉर्फिक टर्म यूज किया जाता है इसके लिए। डोम शेप्ड, छोटे छोटे बिल्कुल पास पास में इकट्ठा हुए मल्टीपल दाने होते हैं और इन दानों में व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं होता है। मतलब व्यक्ति को किसी भी प्रकार की खुजली, जलन, दर्द, पीड़ा किसी प्रकार का नहीं होता है। बस ये परेशानी एक कॉस्मेटिक कंसर्न, दिखने में खराब लगने वाली एक परेशानी है और कुछ भी नहीं है, केवल दिखने वाली परेशानी। और इसमें दिखने वाली परेशानी में भी क्या दिक्कत है, जो परेशानी आती है वो आती है कि लोगों को गलतफहमी पैदा होती है कि उन्हें विटिलाइगो या चरक नाम की बीमारी उनके होंठों को अफेक्ट कर ली है। और विटिलाइगो और चरक की बात जिक्र आते ही व्यक्ति की हालत खराब होने लगती है। सोसाइटी में इतना ह्यूज स्टिग्मा है, इतना ह्यूज भारी इस चीज़ को लेकर के निगेटिव फीलिंग है कि उसको व्यक्ति का मन सिहर उठता है, एकदम डर जाते हैं लोग और भागते हुए हमारे पास आते हैं कि उन्हें चरक हो गया, कि क्या हो गया, कंफर्म करिए इसे और जल्द से जल्द ठीक करिए। तो ये जो परेशानी है, जो फॉरडाइस स्पॉट की हम लोग बात कर रहे हैं, उसका विटिलाइगो से, सफ़ेद दाग से कोई दूर दूर तक भी लेना देना नहीं है। तो ये एक अत्यंत ही साधारण बीमारी है। तो ये जो परेशानी है अधिकांश मरीजों के होंठ को अफेक्ट करती है, कुछ मरीजों के मुंह के अंदर वाले हिस्से पर भी, जिसे बक्कल म्यूकोसा बोलते हैं, जो गाल का अंदर वाला हिस्सा है उसके अंदर मल्टीपल संख्या में हो सकता है। इसी तरह से जननांगों पर भी ये दाने दिख सकते हैं, जैसे कि लिंग के शाफ्ट पे, जो लिंग का आगे का हिस्सा है ग्लांस, उस पर देखने को मिल सकता है। स्त्रियों में वल्बा, जो जननांग है उसका जो आगे का हिस्सा है, वहाँ पर ये दाने देखने को मिल सकता है। तो जब भी ये परेशानी जननांगों को असर करती है तो काफ़ी पेशेंट हमारे पास इसलिए आते हैं कि उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि उन्हें कोई सेक्स से रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं पैदा हो रही है। और कई बार ये कॉन्सर्न, ये चिंता मरीज के पत्नी या पति के द्वारा उठाया जाता है कि कहीं कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं हो रहा है। तो ये भी क्लियरली, बिल्कुल साफ सब शब्दों में समझ लेना है कि इस बीमारी का, इस परेशानी का सेक्स से कोई भी संबंध नहीं है, कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। जो ये परेशानी होती है आखिर वो होती क्या है, एग्जैक्टली वो होती क्या माइक्रोस्कोपी में। तो इसको ऐसे समझना है कि हमारी स्किन में तेल वाली ग्रंथियां होती हैं जो कि तेल, चिकनाई पैदा करती हैं। तो हमारे बॉडी में पूरे शरीर पर ये तेल वाली ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो यही तेल वाली ग्रंथियां कभी कभी साइज में बड़ी हो जाती हैं। तो ये तेल वाली ग्रंथियां जब बड़ी हो जाती हैं तो आंखों से दिखने लगती हैं। ऐसे हमारे शरीर में लाखों करोड़ों की संख्या में तेल वाली ग्रंथियां हैं, लेकिन वो अत्यंत ही सूक्ष्म होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं। उन्हें आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो तेल बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। पहले के रिसर्च में ऐसा सोचा जाता था कि इन जगहों पर, होंठ पे और होंठ के अंदर जो गाल का हिस्सा है उस पर तेल वाली ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। इसी कारण से इनको टर्म दिया जाता था एक्टोपिक सीबेसियस ग्लैंड्स, मतलब कि बाहर से तेल वाली ग्रंथियां आ गई हैं। लेकिन अभी रिसर्च में ये पाया गया है इन जगहों पर भी तेल वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं और यही तेल वाली ग्रंथियां जो होती हैं साइज में जब बड़ी हो जाती हैं तो फॉरडाइस स्पॉट का रूप ले लेती हैं। तो एक मायने में इसको ऐसे समझना है कि ये कोई बीमारी नहीं है। जो तेल वाली ग्रंथियां सबके अंदर हैं, वही तेल की ग्रंथियां साइज में थोड़ी सी बड़ी हो गई,
उनका साइज थोड़ा सा इनलार्ज हो गया। तो एक मायने में ये बिल्कुल भी इसे बीमारी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि लोग इसे बीमारी की तरह ही देखते हैं और कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी के तौर पे बहुत परेशान होकर के हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे हो। तो इसकी जो डायग्नोसिस होती है, यदि आप ऐसे तो देखने से ही पता चल जाता है, जो भी थोड़ा बहुत भी जिनको एक्सपीरियंस हो वो आसानी से इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन आपको कन्फ्यूज़न हो, आपको डर मन में बैठा हुआ कि कहीं विटिलाइगो तो नहीं है, तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर के लिए बहुत ही ईजी होता है इसको डायग्नोज करना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कुछ केसेस में सिंपल उपकरण जैसे कि हैंड लेंस होता है, तो इससे डॉक्टर इनलार्ज इसे मैग्नीफाई करके देख लेता है हैंड लेंस से। इसी तरह से कुछ अभी विशिष्ट उपकरण उपलब्ध हो गए जैसे डर्मोस्कोप, इसमें भी रोशनी लगा होता है, तो इससे भी डॉक्टर लगा करके देख लेता है। बहुत रेयर सिनेरियो में और सामान्य कंडीशन में डॉक्टर बायोप्सी करा लेता है, मतलब इसके एक दाना को कट करके उसे माइक्रोस्कोप में देख लिया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका आता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो। तो जो सबसे मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि एक मायने में ये बीमारी नहीं है। तो जब ये बीमारी नहीं है तो इसको बिल्कुल छोड़ा जा सकता है, इसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया जा सकता है। ऐसे समझ सकते हैं कि हम सभी का शरीर वैरी करता है, रंग रूप में, कद काठी में, बाल का कैरेक्टर, स्किन का कैरेक्टर, होंठ का कैरेक्टर, आँख का कैरेक्टर, सब कुछ थोड़ा वेरिएशन होता है। तो वैसे ही एक वेरिएशन है तेल वाली ग्रंथियों में भी, एक भिन्नता है, नॉर्मल भिन्नता। जैसे किसी का रंग बिल्कुल गोरा है, किसी का कम गोरा है, किसी का डार्कर शेड में है, तो वैसे ही समझना है कि तेल वाली ग्रंथियाँ जो हैं किसी की साइज में थोड़ी बड़ी हो गई हैं। तो यदि ये बीमारी नहीं है और इसका कोई फ्यूचर में, भविष्य में भी किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तमाम काउंसलिंग के बाद, मतलब तमाम समझाने बुझाने के बाद भी कुछ मरीज जिद पे अड़े रहते हैं कि हमें इसे ठीक करना ही करना है, कि इसे नहीं रखना है। तो उस कंडीशन में क्या क्या विकल्प है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो लगाने वाली दवाइयों में रेटिनॉइड ग्रुप्स की दवाइयाँ इसके लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन इनसे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देखा गया है। जैसे कि ट्रेटिनोइन, एडापिलिन, टैजरोटिन, इस तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन इनसे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देखा गया है। इसी तरह खाने वाली ग्रुप में आइसोट्रेटिनोइन नाम की दवाई भी कभी कभी डॉक्टर इस्तेमाल करता है, लेकिन इस दवाई का भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिला है। मतलब वेरिएबल रिजल्ट है, किसी में अच्छा, किसी में मध्यम, किसी में बुरा रिजल्ट। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसके इलाज के लिए वो है सर्जिकल मेथड्स। तो सर्जिकल मेथड्स में अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उसी में एक मेथड होता है केमिकल कॉटरी। तो केमिकल कॉटरी अभी तक सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मेथड रहा है। एक केमिकल होती है जिसका नाम होता है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, TCA। ये जो केमिकल है ये डॉक्टर की क्लिनिक में मिलता है, स्किन डॉक्टर की क्लिनिक पे, और इसको डॉक्टर देखते हुए कितना साइज है फोर्डाइस स्पॉट का उस हिसाब से अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे यूज़ करता है। जैसे कि 25%, 50%, 75%, 100%, ऐसे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद होती है, तो उस हिसाब से डॉक्टर इसको इस्तेमाल में ले आता है। कुछ केसेस में TCA से नहीं मदद मिलती है, तो उस कंडीशन में लेज़र जो है ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो लेज़र में दो तरह के ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक है रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन, एक छोटी सी मशीन होती है, बहुत ही थोड़े देर का प्रोसीजर होता है, 10 मिनट 15 मिनट का, सुन करके किया जाता है इस प्रोसीजर को, तो उससे आसानी से फोर्डाइस स्पॉट को हटाया जा सकता है। इसी तरह से CO2 लेज़र अब धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। इस लेज़र से भी एक बार में ही फोर्डाइस स्पॉट्स को हटाया जा सकता है। तो यदि आप इसको हटवाना चाहते हैं तो इसके भी विकल्प उपलब्ध हैं, नहीं हटाना चाहते हैं तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इसे बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। थैंक यू।